दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर किसान आंदोलन पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे, जिसमें किसानों से गतिरोध खत्म करने पर चर्चा हुई। बैठक करीब 2 घंटे तक चली। वहीं किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है और वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार ने एक बार फिर किसानों से बातचीत की अपील की है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को किसानों से प्रदर्शन के लिए बुराड़ी के निरंकारी समागम मैदान में जाने की अपील की, लेकिन किसान संगठनों ने गृह मंत्री के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किसानों का कहना है कि उनका प्रदर्शन सिंधु बॉर्डर पर ही जारी रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर एक बार बातचीत की अपील की है। तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था कि बुराड़ी में आए, वो भी ठुकरा चुके हैं। मैं किसान भाइयों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी समस्या का हल वार्ता से ही निकलता है। भारत सरकार उनसे पहले 3 दौर मिलने का काम कर चुकी है और चौथे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को होने के लिए हम लोगों ने उनको निमंत्रित किया था। इसलिए वार्ता निरंतर जारी है। किसी के मन में ये बात नहीं आना चाहिए कि सरकार बात नहीं करना चाहती। हम पहले भी बात किए थे, आज भी बात कर रहे हैं और कानूनों पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। और मैं किसानों को अनुरोध करना चाहूँगा वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता के लिए आएँ और भारत सरकार उनकी बात को खुले मन से सुनेगी। किसान आंदोलन पर राजनीति भी लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ये कांग्रेस का आंदोलन है, ये प्रायोजित आंदोलन है। आज जब भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अपील कर रहे हैं कि आप दिल्ली आइए, आपको निर्धारित स्थान जहाँ पे किया गया वहाँ पे आप बैठिए, मीटिंग करिए, आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करिए और सरकार दूसरे दिन आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है। देखिए, टकराव की स्थिति नहीं करनी चाहिए। सरकार को तुरंत बुलाकर इमीडिएटली बात करके बातचीत द्वारा समाधान निकाला जाए। जो भी है उनको उनसे बात कर, जो भी अमेंडमेंट चाहते हैं, जो अमेंडमेंट करते हैं, उनको संतुष्ट करके और इसका समाधान निकाला जाए। बड़ा स्पष्ट रूप से अमित शाह जी ने कहा है कि बातचीत से ही तो रास्ता निकलेगा ना। आप चक्का जाम करके बैठ जाओगे तो रास्ता निकलेगा नहीं। बातचीत के लिए उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है सरकार तैयार है बातचीत के लिए, आप आइए बातचीत करिए। तो मुझे लगता है कि बातचीत के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति दे, दिल्ली सरकार सारे इंतजाम करेगी कि ना किसानों को कष्ट हो ना दिल्ली वालों को कष्ट हो। ये जिम्मेदारी दिल्ली जो है दिल्ली सरकार निभाने के लिए तैयार है, मगर किसानों को कम से कम दिल्ली में अब आने दें, वरना ये जो व्यवस्था है ये खराब हो रही है। अमित शाह कहते हैं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। वो इस देश के राजा नहीं हैं, जनता की चुनी हुई सरकार के गृह मंत्री हैं। उन्हें चाहिए कि जहाँ लाखों किसान बैठा हुआ है वहाँ जाएं, जाके उनसे बात करें। हैदराबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन है और गृह मंत्री आकर कैंपेन कर सकते हैं लोगों के साथ, और किसान जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। जो किसान जो हमारे टेबल पर रोटी और चावल रख रहा है, खाने के लिए खाना रख रहा है, आप उनसे नहीं बात करेंगे। प्रधानमंत्री को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। प्रधानमंत्री को उनको अपने पास बुलाकर बात करनी चाहिए और उनकी डिमांड जेन्युइन है। पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसानों का विरोध जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की है। भारी संख्या में पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश में तैनात किए गए हैं। किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल होने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए बिना शर्त बातचीत की मांग की है। किसानों ने बुराड़ी मैदान को ओपन जेल बताया है, जहां केंद्र सरकार उन्हें जाने को कह रही है।
पीएम मोदी आज वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी देव दिवाली के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। देव दिवाली के मौके पर काशी नगरी का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। पीएम मोदी भी इस पल के साक्षी बनेंगे। पूरी काशी को सजाया गया है। पीएम मोदी राजघाट पर दिया जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। इस बीच वाराणसी में गंगा नदी के दोनों किनारों पर 15 लाख दीप जलाए जाएंगे। पीएम मोदी काशी में करीब 7 घंटे रुकेंगे। इस बीच वो गंगा की लहरों से वाराणसी के चेत सिंह घाट पर लेजर शो का दीदार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं काफी लंबे अरसे बाद। बहुत सारे कार्यक्रम है देव दीपावली पे। सर, किस तरह तैयारी है? नहीं, प्रधानमंत्री जी बनारस के अंदर तो सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा कि बनारस इलाहाबाद जो 4 लेन से 6 लेन हुआ उसका लोकार्पण करेंगे और फिर जो विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे और जो देव दिवाली जो देश और दुनिया में जिस की प्रसिद्धि है तो प्रथम दीप जलाएंगे राजघाट और वहाँ से फिर रविदास घाट तक दीप दर्शन करेंगे और अंतिम कार्यक्रम का सारनाथ में होगा जहाँ लाइट और साउंड देखेंगे और फिर वापस दिल्ली जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लंबे अरसे के बाद अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जहां हम मौजूद हैं ये राजा तालाब का वो मैदान है जहां पर लगभग 5000 लोगों की सभा भी होगी। आप मंच देख सकते हैं। इसी मंच पर प्रधानमंत्री अब संबोधन करेंगे, देश के लोगों को संबोधन करेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को संबोधन करेंगे। बाकायदा स्टेज बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही 73 किलोमीटर लंबे 2447 करोड़ की लागत से बने वाराणसी और प्रयागराज राजमार्ग के 6 लेन का जो चौड़ीकरण का लोकार्पण है वो भी यहीं पर प्रधानमंत्री करेंगे। और बाकायदा जो एसपीजी का घेरा है वो यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद होगा। हजारों पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम है, क्योंकि एक लंबे अरसे कोरोना काल के पहले प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ हुआ था और अब वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो लिहाजा वाराणसी के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। देव दीपावली के अवसर पर शाम को वो जहाँ लेजर शो देखेंगे तो वहीं पूरी काशी को गंगा नदी के माध्यम से निहारेंगे, सारनाथ जाएंगे और कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी प्रधानमंत्री जाएंगे। तो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो इसी मैदान पर होगा। अगर आप पीछे देखें तो पूरी जो कुर्सियां हैं, बड़ा पंडाल, वाटरप्रूफ पंडाल ये लगाया गया है और यहीं पूरी तैयारियां की गई है जहां पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। और ये कार्यक्रम लगभग जो दोपहर के बाद का कार्यक्रम है यहाँ पर संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री की तरफ से। तो तैयारियाँ जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी को एक बड़ी सौगात देंगे। 2447 करोड़ की 6 लेन वाराणसी इलाहाबाद जो मार्ग है वो उसका उद्घाटन करेंगे। और ये वही सड़क है जो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही। बाकायदा 5 बड़े एलिवेटेड फ्लाईओवर इस पर हैं, 3 फ्लाईओवर छोटे हैं और 10 वाहन अंडरपास यहाँ बनाए गए और पैदल 12 अंडरपास बनाए गए हैं। बाकायदा इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो यहाँ पर मौजूद होंगे। जो नितिन गडकरी हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उन्हीं की तरफ से ये बटन दबाया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से और ये 73 किलोमीटर लंबे 6 लेन की शुरुआत कर दी जाएगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से वाराणसी के लोगों को दी जाएगी। ब्यूरो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 वाराणसी। मैं काशी आया नहीं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। काशी के 84 घाट पर 15 लाख दिए जलेंगे और क्रूज में बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी काशी को निहारेंगे। घाट के पीछे आप देख सकते हैं जल जो गंगा नदी है, इसके अंदर सुरक्षा के इंतजाम है। चेत सिंह घाट है, यहाँ पर बाकायदा लेजर शो होगा। सभी घाटों को विधिवत सजाया गया और राजघाट से लेकर 80 घाट तक आपको 84 घाटों पर 15 लाख दिए जलेंगे। और अगर पीछे की तस्वीर देखें तो भगवान नटराज आपको सीधे तौर पर दिखाई देंगे। जो पूर्वी इलाका है गंगा नदी का, आप देखिए वहाँ बहुत सारे लोग भी हैं जो उसका आनंद लेते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं काशी को बिल्कुल सजाया जा रहा है। घाट के दोनों तरफ, जिस तरफ वाराणसी के घाट बने हैं जहां दिए जलेंगे, जिस तरफ गंगा नदी का दूसरा छोर है, लाइटिंग की व्यवस्था भी आप देखिए, बाकायदा खंभे लगाए गए हैं। अभी रात होते ही ये लाइटें जल जाएंगी। इंतजार होगा सिर्फ प्रधानमंत्री का, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक लगातार काशी को नए कीर्तिमान के रूप में स्थापित करने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री के लिए काफ़ी लंबे अरसे के बाद चूंकि वाराणसी आ रहे हैं तो लिहाजा
काशी को एक अलग रूप में वो देखना चाहते हैं। यही वजह है कि जनसभा भी करेंगे, इसके साथ सारनाथ भी जाएंगे, लेजर शो भी देखेंगे इसी चेत सिंह घाट पर जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, और राजघाट पर जाएंगे जहां देव दीपावली का आनंद लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, वाराणसी। ब्राजील से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें एक बच्चा अपने घर वालों के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हुए एक फूलदान में फंस गया। खेलने के दौरान वो खुद को छिपाने के लिए उसके अंदर घुसा था, लेकिन उसकी ये गलती उसे भारी पड़ गई और वो फूलदान के अंदर फंस गया। सिर्फ उसका सिर ही बाहर की तरफ निकला दिखाई दिया, जिसके बाद वो घबरा गया और रोने लगा। फूलदान में जकड़े बच्चे को तड़पता देख उसके घर वालों से रहा नहीं गया और उन्होंने उसे एक हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान बच्चे को चोट न लगे इसका पूरा ख्याल रखा गया। घर वालों ने फटाफट फूलदान को तोड़कर बच्चे को इस मुसीबत से बाहर निकाला, तब जाकर उसकी जान में जान आई। मुंबई के धारावी इलाके में एक दिल दहला देने वाली हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल मुंबई के धारावी इलाके की एक सोसाइटी में 5 साल के एक मासूम की लिफ्ट में फंसकर मौत हुई। हादसे की दर्दनाक तस्वीरें साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि छोटे बच्चों को अकेले लिफ्ट में कभी न जाने दें, क्योंकि इस तरह का हादसा किसी भी मासूम के साथ कभी भी हो सकता है। सीसीटीवी में कैद हुआ एक दर्दनाक हादसा। सीसीटीवी में कैद एक खौफनाक मंजर। एक मासूम हुआ हादसे का शिकार। लिफ्ट में फंसकर एक मासूम की मौत। मुंबई के धारावी इलाके से एक खौफनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। धारावी की कोजी सोसाइटी में 5 साल का मोहम्मद हुजैफा शेख लिफ्ट की ग्रिल और लकड़ी के दरवाजे के बीच फंसने की वजह से पहले तो बुरी तरह से घायल हो गए और फिर चौथी मंजिल से लिफ्ट की लॉबी में गिरने से उसकी मौत हो गई। ये दिल दहला देने वाला हादसा धारावी में क्रॉस रोड पर कोजी हाउसिंग सोसाइटी में 28 नवंबर दोपहर 1:15 बजे के करीब हुआ। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि सोसाइटी की लिफ्ट में 5 साल का मोहम्मद हुजैफा शेख अपनी बहनों के साथ दाखिल होता है। लिफ्ट में दाखिल होने के बाद वो खेल खेल में छठी मंजिल का बटन दबा देता है। इस दौरान जब लिफ्ट चौथी मंजिल पर पहुंची तो हुजैफा की दोनों बहनें उससे पहले बाहर निकल गईं, लेकिन हुजैफा लोहे की ग्रिल और लकड़ी के दरवाजे के बीच फंस गया और जब वो मदद के लिए लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और चिल्ला रहा था, तभी लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ गई। यकीनन ये हादसा इस कदर दिल दहला देने वाला है कि इसके आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस कहानी का खौफनाक पहलू जरूर बता देते हैं। दरअसल लिफ्ट की ग्रिल और दरवाजे में फंसने के बाद हुजैफा लिफ्ट और दीवार के बीच में फंस गया। जब लिफ्ट चली तो दीवार और लिफ्ट के बीच में कुचले जाने से उसकी मौत हो गई। धारावी के इलाके में एक रिहायशी इमारत के अंदर लिफ्ट में एक 5 साल का मासूम बच्चा फंसता है और उसके जो हादसे की दर्दनाक तस्वीरें सामने आती हैं वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। इसी रिहायशी इमारत की ये वो लिफ्ट है जहां पर यह हादसा हुआ था। मोहम्मद हफीफा शेख नाम का 5 साल का बच्चा जो है वो अपनी बहनों के साथ जो है इस लिफ्ट में चढ़ा था, लेकिन अचानक ही जब वो इसमें सवार हुआ तो इसके बाद अचानक ही एक दर्दनाक हादसा हुआ। हुजैफा की बहनों ने इस दर्दनाक हादसे की जानकारी परिवार को दी। बेटे के साथ हुए हादसे की बात सुनने के बाद हुजैफा की मां ने वॉचमैन को इसके बारे में बताया। इसके बाद जब लिफ्ट को खोला गया तो नीचे मासूम हुजैफा की लाश पड़ी हुई थी। उसकी बहनें जो थी वो घर गई, अपनी मम्मी को बताई और मम्मी वहां ढूंढी, देखी, फ्लोर से उतरते हुए जब नहीं मिले बच्चे तो डायरेक्ट वॉचमैन के पास आई। फिर वॉचमैन भाग के गया, देखा तो लिफ्ट का दरवाज़ा ऊपर से खोला तो उसके अंदर उसे खून और बॉडी नीचे दिखी। जो दरवाज़ा था वो दरवाज़ा बंद होने के बाद ही हुआ, दरवाज़ा वो खोल नहीं पाया। उसकी बहनें बाहर चली गई, वो बीच में अटक गया, उसकी वजह से वो
वो लिफ्ट के बीच में आके नीचे गिर गया है। इसमें संशयास्पद कोई नहीं है, उसका शूटिंग भी रिकॉर्ड किया गया है और बयान भी लिए गए हैं। इस बारे में तपास आगे भी और चालू है। इस खौफनाक हादसे ने एक परिवार से उसका मासूम छीन लिया, लेकिन जरूरी है कि आप इस हादसे से सबक लें और बच्चों को कभी लिफ्ट में अकेला ना छोड़ें। लिफ्ट के अंदर या उसके आसपास बच्चों को खेलने ना दें, क्योंकि एक लापरवाही आपके बच्चे को ऐसे ही किसी खौफनाक हादसे का शिकार बना सकती है। बिहार के आरा में एक शादी समारोह के समय कुछ लड़कों ने स्टेज पर चढ़कर हथियार लहराए। दावा किया गया कि इस बीच लड़के नशे की हालत में थे, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें स्टेज पर डांस करने के समय कुछ लड़के हथियारों के साथ डांस करते दिखे। पिस्तौल लेकर नाच रहे लड़के ने कुछ देर बाद अपनी पिस्तौल साथ में डांस कर ही लड़की के हाथ में थमा दी। लड़की भी बेपरवाह पिस्तौल लहराते हुए डांस करती रही। कुछ और लोग राइफल और दूसरे हथियार लेकर भी वहीं डांस करते दिखाई दिए। बताया गया कि रात भर वहां इसी तरह डांस होता रहा। शादी समारोह में खुलेआम हथियार लहराने की घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई। सहारनपुर में प्रिंसिपल की हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के सहारनपुर में प्रिंसिपल की हत्या मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि झगड़ा होने पर महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रिंसिपल की हत्या करवा दी। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक अस्पताल के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौका रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन पूरे अस्पताल में धुआं भर जाने से मरीजों में अफरा तफरी मच गई। यूपी के हापुड़ में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसके मुताबिक महज 19 सेकंड के अंदर चोर बाइक का लॉक तोड़कर बाइक को चोरी कर फरार हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के पुष्कर में नर्सरी से पौधे खरीदने आए एक लड़के का गले से पैसे चुराने का वीडियो सामने आया है। नर्सरी मालिक ने गले से करीब 50,000 की चोरी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पति की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि प्रेमी से शादी करने के लिए महिला ने पति की हत्या का प्लान रचा। अभिनेता राहुल रॉय को फिल्म की शूटिंग के समय ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राहुल रॉय कारगिल में फिल्म LAC लिव द बैटल की शूटिंग कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुरैना में बाजरा तोलने को लेकर हुए विवाद में फायरिंग में किसान घायल हो गया। घटना के बाद गोली चलाने वाला युवक मौके से फरार हो गया। यूपी के बलिया में 2 लड़कों को अपनी मां और बहन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल 2 कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। बिहार के बेगूसराय से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां जमीन विवाद के मामले में कुछ लोगों ने अपने पड़ोसी के घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में हाथों में डंडे लिए कुछ लोग एक घर में घुसते नजर आए। उस वक्त घर में सिर्फ महिलाएं थी, लेकिन हमलावरों ने बेरहमी से उनकी पिटाई शुरू कर दी। एक आदमी तो वहां मौजूद बुजुर्ग महिला पर डंडे बरसाता दिखाई दिया। भैया क्यों मार रहे हो? भैया सुने। अचानक हुए हमले से वो महिला फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन वो आदमी उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाता रहा। इस हमले से घर में चीख पुकार मच गई। महिलाएं जान बचाने के लिए गुहार लगाने लगी, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। वो उनकी पिटाई करते रहे। हमले में 2 महिलाएं बुरी तरह जख्मी हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मध्य प्रदेश के मुरैना में कृषि मंडी में हुई फायरिंग में किसान घायल हो गया। बताया गया कि वहां 2 गुटों के बीच फसल तोलाने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद एक आदमी ने पिस्तौल निकालते हुए दूसरे गुट के लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने निशाना साधते हुए एक के बाद एक 2 गोलियां दागी। गोलियां चलते ही वहां हड़कंप मच गया। मंडी में मौजूद दूसरे लोग जान बचाकर भागने लगे। वहां काफी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी की भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। फायरिंग करने के बाद भी वो कुछ देर तक वहां टहलता रहा। हालांकि थोड़ी देर बाद वो बड़े आराम से अपना ट्रैक्टर लेकर मंडी से फरार हो गया। पाकिस्तान में बेहद खराब हालत में रह रहे एक हाथी को आखिरकार कंबोडिया के लिए रवाना कर दिया गया। कवान नाम का यह हाथी इस्लामाबाद के एक चिड़ियाघर में पिछले 3 दशकों से रह रहा था और उसे दुनिया का सबसे अकेला हाथी कहा जाता था। लेकिन आखिरकार उसे एक नई जिंदगी और नया परिवार देने की तैयारी शुरू की गई। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में कुछ कर्मचारी इस हाथी को लोहे के एक बड़े से पिंजरे में रखते नजर आए। बाद में इस पिंजरे को क्रेन की मदद से उठाकर एक ट्रक में लाद दिया गया। इस बीच उसे खिलाया पिलाया भी गया। इस हाथी को विदाई देने के लिए वहाँ कई लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने उसे खाने पीने की चीजें भी दी।
तवान को श्रीलंका ने पाकिस्तान को गिफ्ट में दिया था, लेकिन सुविधाएं न होने की वजह से वो वहाँ काफी खराब हालात में रह रहा था। जानवरों के लिए काम करने वाले कई संगठनों ने उसकी बेहतर जिंदगी के लिए सालों तक अभियान चलाया। तब कहीं जाकर उसे कंबोडिया भेजने का फैसला किया गया। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में इस्लामी चरमपंथी संगठन बोको हराम ने 110 लोगों की हत्या कर दी। बताया गया कि आतंकवादियों ने वहां के गांव पर हमला बोला और खेतों में काम कर रहे किसानों और मजदूरों के हाथ पैर बांधकर उनके गले रेत दिए। इस दहलाने वाले हमले के बाद वहां से 43 मजदूरों के शव बरामद किए गए, जिन्हें भारी भीड़ के बीच दफनाने के लिए लाया गया। सामने आए वीडियो में वहां सफेद चादरों में लिपटे कई शव जमीन पर रखे दिखाई दिए। बाद में बोर्नो प्रांत के गवर्नर की मौजूदगी में सभी को एक साथ ही दफना दिया गया। इस बीच गवर्नर अपने आंसू पोंछते नजर आए। बताया गया कि ये लोग नाइजीरिया के दूसरे इलाके से यहाँ रोजगार की तलाश में आए थे, लेकिन काम के समय ही आतंकवादियों ने उन्हें बंधक बना लिया और फिर उनके गले काट दिए। बोको हराम के इस हमले को वहाँ पिछले कुछ महीनों में हुआ सबसे बड़ा हमला बताया गया। भारत में वैसे तो दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन जुर्म है, लेकिन फिर भी शादी के मौके पर एक दूसरे को गिफ्ट देते ही हैं। कमी गहने, कपड़े, मोबाइल, इसके अलावा दूसरे महंगे सामान भी गिफ्ट दिए जाते रहे हैं। लेकिन आपने कभी शादी समारोह में किसी को गन गिफ्ट देते देखा है? सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा है कि एक आदमी को शादी के तोहफे में बंदूक मिली है, वो भी AK-47। क्या ऐसा हो सकता है भला? कबूल है, कबूल है, कबूल है। शादी का नया तोहफा AK-47। दूल्हे को लिफाफे की जगह मिला AK-47 का तोहफा। शगुन के लिफाफे, शो पीस या तरह तरह की चीजें तो जैसे अब पुरानी बात हो गई, क्योंकि अब शादी समारोह में तोहफे की जगह AK-47 ने ले ली है। इसका जीता जागता सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टेज पर दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे हुए हैं। तभी वहां एक महिला आकर दोनों को शादी की बधाई देती है, फिर इशारे से तोहफा मंगवाती है। तोहफा भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि खतरनाक गन AK-47। गन देते समय बकायदा तस्वीरें खींची जाती हैं और तो और लोग शोर मचाकर हौसला अफजाई भी करते हैं, जो कि हैरान करने वाली बात है। इसीलिए लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। बाप रे, शादी में AK-47, ये कैसी बात हुई भला? ये तो कितना खतरनाक तोहफा है। भला ऐसा तोहफा देता है कोई? बात तो सही है, कोई इतना खतरनाक तोहफा किसी को कैसे दे सकता है भला? कोई छोटी मोटी चीज भी नहीं है, एक पूरी की पूरी बंदूक, वो भी खुलेआम। शादी ब्याह में उत्साहित होकर गोलियां चलाने के वीडियो तो कई बार सामने आए हैं, लेकिन ऐसा वीडियो जिसमें बंदूक ही तोहफे में दी जा रही हो, ये पहली बार देखा है। आखिर ये वीडियो कहां का है? एक और बात, भारत में AK-47 कोई खरीद बेच भी सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नकली AK-47 हो? पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि AK-47 भारत में सेना और पुलिस के अलावा कोई नहीं खरीद सकता। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस हो वो भी नहीं। तो फिर आखिर ये गन तोहफे में देने के लिए कैसे खरीदी गई? हमने वीडियो की पड़ताल शुरू की। सोशल मीडिया पर ही ये वीडियो एक ट्वीट के साथ मिला, जिसमें लिखा गया है, शर्मनाक, ये पाकिस्तान के फर्जी धार्मिक लोग शादियों में हथियार देते हैं। गलत कामों को यहीं से बढ़ावा मिलता है। चूंकि ट्वीट में पाकिस्तान का जिक्र है, तो हमने अपनी पड़ताल को पाकिस्तान की तरफ मोड़ा, जहां पर AK-47 खुलेआम बिकती है।
जैसे हम और आप किराने की दुकान में जाते हैं, वैसे ही वहाँ लोग बंदूक खरीदने राइफलों के बाजार में जाते हैं। असली गन हो या लोकल बनी हुई, यहाँ हर तरह की बंदूकें मिलती हैं। बाकायदा बाजार सस्ता है और तो और इसे खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत भी नहीं होती। फोर्ब्स पत्रिका में छपे साल 2017 के डाटा के मुताबिक AK-47 की कीमत पाकिस्तान में लगभग 3 लाख रुपए है। पड़ताल के दौरान ही हमें न्यूज 18 का एक आर्टिकल भी मिला, जिसमें वीडियो की सारी हकीकत बयां की गई है। ये वीडियो पाकिस्तान के कराची में रहने वाले आदिल एहसान ने पोस्ट किया है, जो खुद पेशे से टीवी पत्रकार हैं। वीडियो के बारे में बताते हुए लिखा गया है कि दूल्हे का नाम रेहान है, जिसे उसकी सास ने AK-47 तोहफे में दी है। वीडियो में जो आवाजें आ रही हैं, उससे पता चलता है कि शादी में आए लोगों के लिए तोहफे में बंदूक देना किसी गौरव वाली बात से कम नहीं। इसीलिए वो दूल्हे को बार बार बंदूक कैमरे में दिखाने को कह रहे हैं। पाकिस्तान में हथियारों का लेन देन बहुत ही आम बात है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां 144 मंजिला ऊंची एक इमारत को धमाके के साथ ढहा दिया गया। मीना प्लाजा टावर के नाम से मशहूर इस इमारत की जगह अब एक नई मार्केट बनाई जाएगी, जिसके लिए इस टावर को विस्फोटकों का इस्तेमाल कर उड़ा दिया गया। इसके लिए 144 मंजिला ऊंची इस इमारत में सैकड़ों किलो विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद जैसे ही दूर से एक बटन दबाई गई, वहां धमाके शुरू हो गए। कभी अबू धाबी की पहचान मानी जाने वाली ये बड़ी इमारत सिर्फ 10 सेकंड के भीतर ही धराशायी हो गई। पहले किनारे के 2 ऊंचे टावरों में धमाके हुए। इसके ठीक बाद बगल में मौजूद मेन और सबसे ऊंची इमारत को भी ढहा दिया गया। धमाके के पहले आसपास के पूरे इलाके को खाली करवाने के साथ ट्रैफिक को भी रोक दिया गया था। बिहार के जहानाबाद में कबाड़ की एक दुकान में भीषण आग लग गई। बिहार के जहानाबाद में कबाड़ की एक दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से 2 यात्रियों को 29 किलो चांदी और 34 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक आदमी बिजली के टावर पर चढ़ गया, जिसे घंटे भर की मशक्कत के बाद टावर से उतारा जा सका। पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी 3 कंपनियों की टीमों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। यूपी के आगरा में भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ धरना दिया। बहरीन ग्रॉ प्री में रेस के समय फ्रांस के फॉर्मूला 1 रेसर की कार रेसिंग ट्रैक के किनारे बने बैरियर से टकराकर 2 हिस्सों में टूट गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। हालांकि वो किसी तरह इस हादसे में बच गए। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प हुई। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद से ही उनके इस्तीफे की मांग पर पिछले कई महीनों से वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर यरूशलेम में पीएम के आवास के बाहर जमा हुए लोगों की पुलिस से झड़प हो गई, क्योंकि पुलिस ने वहां पहले से ही बैरिकेडिंग लगा रखी थी। इसीलिए प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ सके, जिसके बाद उन लोगों ने बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की। हालांकि तब तक पुलिस भी एक्शन में आ चुकी थी। उसने पहले तो मजबूती के साथ बैरिकेडिंग की हिफाजत की और जो लोग फिर भी नहीं माने उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की, जिससे प्रदर्शन में शामिल लोग भड़क गए और उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इससे पहले सब कुछ नॉर्मल दिखा। हाथों में झंडे और बैनर पकड़े ये लोग नेतन्याहू के विरोध में नारेबाजी करते नजर आए। कुछ प्रदर्शनकारी तो सड़क पर ही बैठ गए, जबकि कुछ लोग नकली पनडुब्बी लेकर सरकार से इस्तीफे की मांग करने लगे। ये इसलिए किया गया क्योंकि पीएम पर पनडुब्बी घोटाले का आरोप लगा है। हालांकि शांति से चल रहा विरोध प्रदर्शन थोड़ी ही देर बाद हंगामे में बदल गया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद यूपी के कई जिलों में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। आरोप है कि राज्य के कई हिस्सों में शराब माफिया चोरी छिपे कानून को ताक पर रखकर देसी शराब बनाकर बेचते। उनमें एक जिला गोंडा भी है,
जहां के कुछ इलाकों में आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने दबिश दी। सामने आई तस्वीरों में कुछ पुलिस वाले खेतों के बीच में मौजूद अवैध शराब के एक ठिकाने पर पहुंचे और उन्होंने प्लास्टिक के कई ड्रमों में भरकर रखी गई हजारों लीटर शराब को बहा दिया। वहीं एक दूसरी तस्वीर में चूल्हे पर तैयार की जा रही देसी शराब को भी कुछ पुलिस वालों ने नष्ट कर दिया। 2000 लीटर इसमें अवैध देसी शराब जो निष्कासित की जाती है वो बरामद की गई है। पुलिस ने ये भी बताया कि जिले के अलग अलग इलाकों में अवैध शराब बनाने और बेचने के आरोप में 140 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। दक्षिण कोरिया में इस बार 3 जगहों पर ड्रोन टैक्सी उड़ाकर देखी। इसी के साथ वहां ड्रोन टैक्सी से सफर का सपना अपनी मंजिल की और करीब पहुंच गया। 2 हफ्ते पहले ही राजधानी सोल में इस ड्रोन टैक्सी का परीक्षण किया गया। और इस बार सोल के साथ साथ थेगू और जेजू आइलैंड में भी एक चीनी कंपनी की बनाई इस ड्रोन टैक्सी को उड़ाया गया। कंपनी ने इस फ्लाइट टूर के जरिए अपनी ड्रोन टैक्सी की खूबियों की नुमाइश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोल से सामने आई तस्वीरों में ड्रोन टैक्सी बिना किसी पायलट के खुद ब खुद उड़ती नजर आई। दावा किया गया कि ये ड्रोन टैक्सी सिर्फ यात्रियों को ही सफर कराने के लिए नहीं बनी है, ये मुसीबत की घड़ी में मददगार भी बन सकती है। तेगू शहर से सामने आए एक वीडियो में कुछ दमकल कर्मी डिलीवरी के लिए इसका इस्तेमाल करते दिखे। उन्होंने 119 इमरजेंसी किट और दूसरा सामान इसके अंदर रखा और ड्रोन टैक्सी जिस जगह खड़ी थी वहीं से आसमान में उड़ने लगी, किसी हेलीकॉप्टर की तरह। यानी इसके लिए लंबे चौड़े रनवे की भी जरूरत नहीं। वहीं जेजू आइलैंड में ड्रोन टैक्सी आसमान से ही जमीन पर खूबसूरत जगहों की सैर कराती नजर आई। कभी वो नीले समंदर के ऊपर से गुजरती दिखी तो कभी हरे भरे खेतों को पार करती नजर आई। दक्षिण कोरिया की सरकार शहर की सड़कों से ट्रैफिक हटाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसके तहत 2023 से 2025 तक ड्रोन टैक्सी उड़ाने का लक्ष्य है। प्रयागराज में किन्नर समाज के लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए पुलिस वालों के साथ इन लोगों ने भी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत समझाने के लिए मोर्चा संभाला। और इसी कड़ी में किन्नर अखाड़ा से जुड़े कुछ लोग सड़कों पर उतरे और लोगों को मास्क की अहमियत समझाई। उन्होंने गाड़ियों से जा रहे लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की सलाह दी। इन लोगों ने लोगों को कोरोना से बचने और यातायात से जुड़ी जानकारी वाले पर्चे भी बांटे। इस अभियान में किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर नंदगिरी भी शामिल हुए। कोरोना इतना चल रही है, इसके बचाव के लिए मास्क और हेलमेट के जन जागरण किया। कोरोना के साथ ही हादसे से लोग बचे रहें, इसके लिए भी उन्होंने लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई जिलों में भारी बर्फबारी हुई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तो कई सड़कें बर्फ के नीचे गुम हो गई। उनमें एक मुगल रोड भी है, जिस पर 3 से 4 फीट तक बर्फ जम गई। सामने आई एक तस्वीर में मशीनों के जरिए मुगल रोड पर जमी बर्फ को हटाने की कोशिश की गई। सड़क से बर्फ को हटाने के काम में खुदाई करने वाली मशीनों के अलावा एक खास मशीन भी लगाई गई, जो सड़क से बर्फ को काटकर बाहर फेंकती दिखी। कई घंटों की मेहनत के बाद इस काम में जुटी टीम को बंद पड़ी मुगल रोड की एक बड़े हिस्से को खोलने में कामयाबी मिल गई। हिमाचल के कुल्लू में तो बर्फ की चट्टानों के खिसकने से 120 से ज्यादा भेड़ और बकरियां उसके नीचे दब गईं, जिससे उनकी मौत हो गई है। बताया गया कि मणिकर्ण घाटी से ग्लेशियर के टूटकर गिरने से यह हादसा हुआ। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम भी घटना वाली जगह पहुंची और बचाव के काम में जुट गई। यूपी के बहराइच से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें बीच बाजार 2 सांड एक दूसरे से भिड़ गए। सांडों की लड़ाई से सड़क से गुजर रहे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई, क्योंकि दोनों सांड सड़क पर बुरी तरह से लड़ रहे थे। बीच सड़क पर 2 सांडों के बीच हो रही लड़ाई ने आसपास के लोगों को दहशत से भर दिया। कई लोग जान बचाने के लिए छिपते दिखाई दिए, जबकि एक आदमी लाठी लेकर सांडों के करीब पहुंच गया और दोनों को अलग करने की कोशिश करने लगा। इतना ही नहीं, दोनों सांडों को अलग करने के लिए उन पर पानी भी फेंका गया, लेकिन इसके बाद भी दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया। लोगों के हाथ पांव तब और फूल गए जब एक सांड दूसरे सांड को धक्का देते हुए एक दुकान के सामने गिर गया और फिर उसे मारने लगा। इस बीच दोनों की लड़ाई में एक गाड़ी का अगला हिस्सा भी चपेट में आ गया। इसके बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई। सड़क पर दोनों एक दूसरे पर वार करने के लिए काफी देर तक उलझे रहे, जिसमें कई मोटरसाइकिल भी गिर गई। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में लगी आग ने लोगों को दहशत से भर दिया। बताया गया कि राज्य के अलग अलग इलाकों में आग भड़की है, जिसकी कुछ तस्वीरें न्यू साउथ वेल्स के नॉर्थ मेड शहर से सामने आईं। वहां आग फैलते फैलते रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई। जंगल के पास बने मकान भी लपटों से बच नहीं सके और उनसे धुआं उठता नजर आया। हालांकि वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पूरी मुस्तैदी से हालात संभालने में जुटी दिखीं। लपटों को शांत करने के लिए हेलीकॉप्टर लपटों पर आग बुझाने वाला केमिकल डालते नजर आए। तेजी से फैल रही आग को लेकर लोगों को सावधान रहने की भी सलाह दी गई। What we're seeing this weekend is pretty consistent with what we potentially will see over the course
this fire season. मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया कि जंगलों की आग के असर से कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। यूपी के कानपुर में कुछ दबंगों ने एक परिवार पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। ये घटना 4 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब वायरल हुआ और उसमें 2 दबंग कुछ लोगों पर हथियारों से हमला करते नजर आए। इससे पहले दबंगों और उनके बीच सड़क पर काफी देर तक बहसबाजी होती रही। इस दौरान वहां मौजूद एक महिला बीच बचाव भी करती नजर आई, लेकिन कुछ ही देर में वो दोनों दबंग वहां हथियार लेकर पहुंच गए और फिर उन लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। लेकर आएंगे